दोस्तों, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। गवाह कोर्ट जाने से डरते थे, पुलिस कार्रवाई करने से बचती थी और आम जनता खौफ में जीती थी। लेकिन फिर सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार और शुरू हुआ माफियाओं के खिलाफ ऐसा अभियान जिसने पूरे देश का ध्यान यूपी की ओर खींच लिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के उन 4 सबसे खतरनाक माफियाओं की जिनका योगी सरकार में या तो साम्राज्य खत्म हुआ या उनका आतंक हमेशा के लिए मिट गया। दोस्तों, पूर्वांचल की धरती पर एक समय ऐसा भी था जिसके नाम का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में भी उसका डर महसूस किया जाता था। और वो नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद इलाके में हुआ था। मुख्तार अंसारी एक राजनीतिक परिवार से था। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अपराध की दुनिया में आने से पहले मुख्तार खेलों में भी रुचि रखता था। कहा जाता है कि मुख्तार को क्रिकेट और बॉडी फिटनेस का काफी ज्यादा शौक था। पूर्वांचल में उसकी छवि सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि स्थानीय दबंग नेता जैसी भी बनाई गई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से निकलकर मुख्तार अंसारी ने धीरे धीरे ऐसा प्रभाव बनाया कि उसका नाम पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया के सबसे ताकतवर चेहरों में गिना जाने लगा। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल, गैंगवार, रंगदारी और बाहुबलियों के दबदबे के लिए जाना जाने लगा था। और उसी दौर में मुख्तार अंसारी का नेटवर्क तेजी से मजबूत हुआ। उस पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उसका नाम पूरे यूपी में चर्चाओं का हिस्सा बन गया। समय के साथ उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। मुख्तार अंसारी पर कुल 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से अकेले हत्या के 16 मामले शामिल थे। मुख्तार अंसारी कई बार जेल में रहते हुए चुनाव जीता, जो कि उसकी राजनीतिक पकड़ कितनी ज्यादा है ये दर्शाता था। फिर आया साल 2017, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद सरकार ने माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की गई और गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा लगातार कसता चला गया। जो व्यक्ति कभी रसूख और ताकत का प्रतीक माना जाता था, वही धीरे धीरे जेल की सलाखों के पीछे सीमित हो गया। फिर आया साल 2024, जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों ही शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे अपराध के एक दौर का अंत बताया, तो कुछ समर्थकों ने उसे जनता का नेता कहकर याद किया। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि जिस साम्राज्य को कभी अटूट माना जाता था, वो समय और सरकारी कार्रवाई के साथ धीरे धीरे टूट गया। और आखिरकार वो नाम जिससे कभी पूरा पूर्वांचल कांपता था, इतिहास और बहस का बस हिस्सा बनकर रह गया। बता दें कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ यूपी सरकार और ईडी की कार्रवाई में अलग अलग समय पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2021 तक पुलिस कार्रवाई में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को लगभग 263 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात अधिकारियों ने कही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2023 तक मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की 290 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। इसमें जमीन, मकान, कॉम्प्लेक्स, दुकानें, गोदाम और अवैध कब्जे वाली संपत्तियां शामिल थी। जैसे 24 करोड़ की संपत्ति तो सिर्फ मऊ में जब्त की गई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध हाउसिंग प्रॉपर्टी गाजीपुर में जब्त हुई। 6.3 करोड़ की जमीन पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर जब्त हुई। जहां तक मुख्तार के पास कितना पैसा था, इसका कोई आधिकारिक फिक्स आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक उसके नेटवर्क के पास करोड़ों रुपए की जमीन, निर्माण कंपनियां, किराए की प्रॉपर्टी, होटल कॉम्प्लेक्स और बेनामी संपत्तियां थी, जिनकी कुल वैल्यू सैकड़ों करोड़ों तक बताई जाती है। यूपी के माफियाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है अतीक अहमद का। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित माफियाओं की बात होती है तो अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उसके बारे में कहा जाता है कि उसे बचपन से ही दबंग अंदाज, राजनीति और इलाके में पकड़ बनाने का शौक था। बाद में उसकी रुचि राजनीति, शक्ति प्रदर्शन और गैंग नेटवर्क बनाने में बढ़ती चली गई। अतीक अहमद सालों तक राजनीति और अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा। 80 और 90 के दशक में अतीक अहमद का नेटवर्क तेजी से मजबूत हुआ और उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे 100 से ज्यादा केस दर्ज भी हुए। लेकिन अतीक सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, उसने राजनीति में भी मजबूत पकड़ बनाई और विधायक से लेकर सांसद तक बना। कहा जाता है कि प्रयागराज में उसका इतना असर था कि लोग खुले तौर पर उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। फिर साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने अतीक गैंग पर बड़ा शिकंजा कसा। अतीक और उसके करीबियों की करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध जमीन, मकान, कॉम्प्लेक्स और कारोबार शामिल थे। अतीक गैंग के कई लोग गिरफ्तार हुए और इसी दौरान उसका बेटा अरशद अहमद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन 15 अप्रैल 2023 की रात जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को कैमरों के सामने गोली मार दी गई और पूरा देश ये दृश्य लाइव देख रहा था। इस घटना के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। किसी ने इसे अपराध के अंत की कहानी कही तो किसी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि योगी सरकार के दौर में अतीक अहमद का वो साम्राज्य जो कभी प्रयागराज में बेहद मजबूत माना जाता था, धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया। माफियाओं के इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है विकास दुबे का। विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिकरू गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक नाम ऐसा भी था जिसने कानपुर के आसपास के इलाकों में सालों तक डर, राजनीति और बाहुबल का एक अलग साम्राज्य खड़ा किया। कानपुर के बिकरू गांव से निकलकर विकास दुबे ने धीरे धीरे ऐसा नेटवर्क बनाया कि उसका नाम अपराध और सत्ता के गठजोड़ की सबसे चर्चित कहानियों में गिना जाने लगा। उस पर हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाने और गैंग चलाने जैसे 60 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज थे। लेकिन इसके बावजूद उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। कहा जाता था कि स्थानीय स्तर पर विकास दुबे का इतना दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ खुलकर बोलने से डरते थे और राजनीति से लेकर पुलिस तंत्र तक उसकी पहुंच की चर्चा होती रहती थी। लेकिन साल 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वहां पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में गोलियों की बौछार शुरू हो गई और इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया और योगी सरकार ने विकास दुबे के गैंग के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। विकास दुबे और उसके करीबियों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, कई अवैध निर्माण तोड़े गए और गैंग के कई लोग एनकाउंटर या गिरफ्तारी में पकड़े गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी करोड़ों की संपत्तियों और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मकान, जमीन और कारोबार शामिल थे। फिर 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगले ही दिन जब यूपी एसटीएफ उसे कानपुर ला रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पलटने की खबर सामने आती है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बहस छिड़ गई। किसी ने इसे न्याय बताया तो किसी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि विकास दुबे का वो साम्राज्य जिसने सालों तक कानपुर और आसपास के इलाकों में डर का माहौल बनाया था, योगी सरकार के दौर में पूरी तरह खत्म हो गया। माफिया की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है मुन्ना बजरंगी का। पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम था जिसका खौफ पुलिस, नेता और व्यापारियों तक महसूस किया जाता था, और वो नाम था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था, जिसका जन्म 1967 में जौनपुर के पूरे दयाल गांव में हुआ था। कम उम्र में ही मुन्ना का झुकाव अपराध और हथियारों की तरफ बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में पैदा हुए मुन्ना ने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे हथियार रखने का बड़ा शौक था। वह फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक उसके ऊपर पहला केस दर्ज हो चुका था और 1984 के आसपास पहली हत्या के आरोप के बाद वह अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने चल दिया।
1993 में जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके में दिन दहाड़े भाजपा नेता रामचंद्र सिंह और उनके सरकारी गनर अब्दुल्ला समेत 3 लोगों की हत्या में मुन्ना का नाम सामने आया। इसके बाद 1995 में उसने कैंट इलाके में छात्र नेता राम प्रकाश शुक्ल की हत्या कर दी। इसके बाद 1996 में सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए मुन्ना बजरंगी ने रामपुर थाना के जमालपुर के पास AK-47 से ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और 90 के दशक में पूर्वांचल में हत्या, रंगदारी और सुपारी किलिंग का बड़ा नाम बन चुका था। इसके बाद पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाने के लिए मुन्ना बजरंगी बाहुबली माफिया और नेता मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। धीरे धीरे वह मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे खतरनाक शार्प शूटर बन गया। ये गैंग मऊ में संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वांचल पर था। मुन्ना के आने के बाद गैंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मुन्ना सीधे तौर पर सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था। वो लगातार मुख्तार अंसारी के निर्देश पे काम कर रहा था। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया था। इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दिया था। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा था। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया था और पुलिस रिकॉर्ड में उसके ऊपर कम से कम 40 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज भी किए गए थे। साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपराध की दुनिया से सैकड़ों की संपत्ति बनाई थी, जिसमें जमीन, मकान और अवैध कारोबार शामिल थे। मुन्ना बजरंगी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद भी रहा। 9 जुलाई 2018 बागपत जेल अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और खबर आई कि मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा और इसके साथ पूर्वांचल के सबसे खौफनाक माफियाओं में गिने जाने वाले मुन्ना बजरंगी की कहानी खत्म हो गई। सुनील राठी ने आरोप लगाया कि उसने मुन्ना बजरंगी को गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी शक्ल सूरत पर टिप्पणी करते हुए उसे मोटा कहा था। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी डर का साम्राज्य बनाया, आखिर में उसकी कहानी भी गोलियों के बीच खत्म हो गई। फिलहाल ये वो 4 यूपी के सबसे खतरनाक माफिया थे जिनका खात्मा योगी सरकार में हुआ। आप इनमें से कितने माफियाओं के बारे में जानते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।